देखिए बेटा, आपका आज की क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर कुछ कुछ थ्योरी के पोर्शंस आपको समझने जरूरी रहेंगे। शेयर जो चैप्टर हमने करा उसका क्या नाम था, इशू ऑफ शेयर्स। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, पहले थोड़ा सा उसको समझते हैं हम। हमने ये बताया कि भाई अगर किसी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है किसी फर्म कंपनी को, ठीक है, सबसे पहले एक वो कंपनी क्रिएट हुई हुई है, वो पैसा मार्केट से उठाने के लिए क्या करती है सर, शेयर्स इशू करती है। ठीक है, और जब वो शेयर्स इशू करती है तो वो किसके अकॉर्डिंगली खरीदे और बेचे जाते हैं, डीमैट अकाउंट के थ्रू। यानी कि वो एक लीगल प्रोसेस चल रही है कि आपने अगर किसी कंपनी के 1000 शेयर लिए हैं तो आपके नाम पे कंपनी ने 1000 शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, है ना। अब डिबेंचर क्या है सर, मान लो कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए, उसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट है। हमने पढ़ी थी कि भाई ऑथराइज कैपिटल होता है एक, जिसके अंदर आप मैक्सिमम इतना पैसा मंगवा सकते हो। उसके बाद भी बेटा कंपनी को मान लो कि किसी भी तरीके से फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, बेसिकली डिबेंचर्स इशू करेगी। क्या इशू करेगी, डिबेंचर। डिबेंचर बेसिकली है क्या, इट इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग amount taken as a loan for a particular period of time with some interest rate। देखो क्या लिखा मैंने। अब हमने क्या करा बेटा, किसी से कंपनी के बिहाफ पे लोन लिया। जब मैंने उससे लोन लिया तो उसको लोन के बदले में मैंने एक डॉक्यूमेंट इशू किया, और उस डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाएगा, डिबेंचर के नाम से जाना जाएगा। तो डिबेंचर बेसिकली क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक एविडेंस के रूप में काम करता है कि हमने उससे लोन लिया था, ठीक है, और इतने का लोन है और इतने टाइम बाद। मैंने क्या लिखे, टर्म्स को समझना, एज अ लोन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम निश्चित हो जाता है, 5 साल, 10 साल, 50 साल, और एक इंटरेस्ट रेट भी तय हो जाता है कि हम इतने इंटरेस्ट के ऊपर क्या ले रहे हैं, वो पैसा ले रहे हैं। तो बेसिकली काइंड ऑफ लोन ही है, लेकिन लोन क्या हो गया, कंपनी ले रही है और कंपनी उसके बदले में एक डॉक्यूमेंट इशू कर देती है। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है बेटा, यहाँ पे डिबेंचर्स है। अब मैं ना आपको एक एक करके कुछ चीजें समझाऊंगा यहाँ पे, उसको बहुत ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि इस चैप्टर की थ्योरी भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जामिनेशंस के अंदर। डिबेंचर्स क्लियर हो गए सबको क्या होते हैं, ठीक है, अभी पूछूंगा अभी साथ साथ आप सबसे। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ बेसिकली बेटा ये ना पहली कैटेगरी आती है आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, सिक्योरिटी की बेस पे हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। पहली कैटेगरी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के बेस पे अगर हम बात करें तो दो तरीके के डिबेंचर्स हैं हमारे पास। एक कहलाते हैं बेटा हमारे सिक्योर्ड डिबेंचर्स, और दूसरे कहलाते हैं बेटा हमारे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। देखो सिक्योर्ड का मतलब है कि हमने यहाँ पे कोई अपनी असेट्स क्या करी है, शॉर्ट में समझा रहा हूं। असेट जो है वो हमने यहाँ पे क्या करी है बेटा, एक तरीके से मोर्गेज करी है। क्या करी है, मोर्गेज का मतलब होता है बेटा, यानी कि हम किसी चीज को गिरवी रख के क्या करते हैं, एक तरीके से लोन उठाते हैं। तो उस तरीके के डिबेंचर्स को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे सिक्योर डिबेंचर्स बोला जाएगा। और जहां पे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज मोर्गेज, शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि इतना ही आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, नहीं करते, वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कहलाएंगे। अब इसके अंदर ना, लेकिन जो आपकी बुक में टर्म यूज होता है, इसको बोला जाता है बेटा जब मोर्गेज, तो बोलेंगे कि हम असेट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से चार्ज्ड अगेंस्ट
असेट्स। चार्ज अगेंस्ट असेट्स का मतलब है कि सर ये जो लोन है, ये लोन मैंने कैसे लिया है, किसी चीज को गिरवी रख के क्या करा है, किसी असेट्स को गिरवी रख के मैंने ये चीज ली है या ये डिबेंचर्स इशू करे हैं, तो इसीलिए क्या कहलाएंगे, हमारे सिक्योर्ड डिबेंचर्स कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे, हमारे अनसिक्योर्ड कहलाएंगे। क्लियर। इसके बाद बेटा दूसरी कैटेगरी आएगी आपकी इसके अंदर, रिडीमेबल ठीक है, मतलब कैटेगरी हो गई आपकी यहाँ पे ये रिडम्पशन। पहले हम रिडम्पशन का मतलब समझ लेते हैं बेटा। रिडम्पशन का मतलब होता है पे बैक करना, यानी जो हमने लोन लिया था उसको हम क्या कर रहे हैं, वापस पे कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, उसे बोला जाता है रिडम्पशन करना। अब रिडम्पशन को भी हमने दो जगह कैटेगराइज कर रखा है बच्चे। एक डिवेंचर होते हैं हमारे जिनको हम बोलते हैं क्या, रिडीमेबल, ठीक है, और एक होते हैं हमारे इरिडीमेबल डिवेंचर। ये वो डिबेंचर्स होते हैं जो कि हमें पे बैक करने होते हैं आफ्टर अ मैच्योरिटी। मतलब सर हमने किसी से डिबेंचर्स पे पैसे लिए थे और हमने उसको टाइम दिया था कितना, आफ्टर 5 इयर्स। कितने टाइम पे दिया था, आफ्टर। तो अब 5 साल बाद मेरे को बेटा ये पैसा क्या करना पड़ेगा, उसका वापस करना पड़ेगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे रिडीमेबल डिबेंचर्स बोला जाएगा। और जो दूसरे वाले होते हैं बेटा वो कौन से होते हैं, जो कि पे बैक नहीं करने होते, नॉट बी पे बैक ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये वापस नहीं करेगी तो सामने वाला पैसा क्यों दे रहा है, कंपनी लेकिन क्या करेगी बेटा, पैसा तो उसके पास है, उसके ऊपर क्या देती रहेगी, वो लाइफ टाइम तक इंटरेस्ट पे करती चली जाएगी। कंपनी क्या करेगी, उस पर आपको सिर्फ ब्याज देती रहेगी, लेकिन अपनी लाइफ टाइम के अंदर वो आपका पैसा वापस नहीं करेगी, उस पैसे को यूज करती जाएगी और क्या करती जाएगी, उसके ऊपर आपको ब्याज आता चला जाएगा। तो समझ आ गई दोनों चीजें क्या है। अभी 4 चीजें पढ़ी हमने। पहले ही पढ़ी कौन से, डिबेंचर्स क्या होता है। डिबेंचर्स का पहला पढ़ा हमने सिक्योरिटी की बेस पे कौन से हैं बेटा, सिक्योर्ड। सिक्योर्ड यानी कि जो किसी चीज को गिरवी रख के लिया जाता है। दूसरा जो किसी चीज को गिरवी रखे बिना किया जाता है। फिर आता है बेटा हमारा रिडम्पशन। रिडम्पशन भी दो तरीके से होता है, एक होता है सर रिडीमेबल और एक होता है हमारा इरिडीमेबल। रिडीमेबल जो कि एक मैच्योरिटी के बाद हमें पे बैक करना होता है, इरिडीमेबल जो कि लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी हमें कभी भी वापस नहीं करना। उसके बाद आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की बेस पे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो एक आएंगे बेटा आपके रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और एक आएंगे आपके अनरजिस्टर्ड। जिसको हमने नेम ऑफ अ कंपनी होल्डर के नाम पे रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर रजिस्टर कराया हुआ होता है। ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहलाते हैं, कि हमने क्या करा एक तरीके से, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इन केस रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीडी से नहीं करना। दूसरा होता है अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड का मतलब होता है बेटा अब समझना इसका डिफरेंस क्या है। अब देखो बेसिकली एक कंपनी है बेटा जिसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, यानी कंपनी होल्डर ने अपने नाम पे वो कंपनी रजिस्टर नहीं कराई। तो अब मैं एक कंपनी चला रहा हूं, मैंने वो कंपनी रजिस्टर नहीं कराई,
मैं चला रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें बैठा हूँ। बी पर्सन आ जाएगा, वो बैठेगा, वो कंपनी उसकी हो जाएगी। सी पर्सन आएगा, वो बैठेगा, उसकी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर वो कंपनी कहीं पे भी किसी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन एक कंपनी ऐसी है जो कि क्या हो रखी है बेटा, रजिस्टर हो रखी है अंकित के नाम पे। अब अगर अंकित के अलावा कोई और बंदा उसे चलाना चाहता है तो पहले अंकित को क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली ट्रांसफर करना पड़ेगा उस कंपनी को उसके नाम पे, तब वो उस कंपनी को क्या कर पाएगा, चला पाएगा। तो ये लग रहा है छोटा मोटा पढ़ने में कि हाँ सर रजिस्टर और अनरजिस्टर तो सिंपल सा टर्म है, लेकिन ये बहुत बड़ा मीनिंग रखता है जब आप लॉ की बात करते हो। तो अगर आपने किसी कंपनी को किसी पर्टिकुलर नेम के अकॉर्डिंगली रजिस्टर करा रखा है तो वो उसकी परमिशन के बिना, यानी जब तक वो ट्रांसफर नहीं करेगा उस कंपनी को, आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो होती है ये सारी क्या होती है, देखो एक एग्जांपल देता हूँ। अब आज की डेट में जो बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो कंपनीज के अंदर आ जाओ, फ्लिपकार्ट आ गई, अमेजोन आ गई, तो ये तो रजिस्टर्ड कंपनीज है ना बेटा, ऑटोमेटिकली बहुत सारा कुछ हुआ होगा इनका, इनके ओनर्स के नाम भी हमें पता है, तो कोई और तो यूज नहीं कर सकता। लेकिन अब कोई किराने की दुकान है, उसकी 10 दुकानें हैं, लेकिन उसने रजिस्टर तो नहीं करा रखा, तो कभी पापा बैठ गए, कभी चाचा बैठ गए, कभी चाचा का लड़का बैठ गया, कभी चाचा, कुछ भी हो सकता है ना वहां। तो क्यों? क्योंकि सर वो रजिस्ट्रेशन के अंदर नहीं आती है, कोई भी उसको संभाल सकता है, कोई भी उसको चला सकता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा, जब तक वो सामने वाला पर्सन जिसके नाम पे वो कंपनी है रजिस्टर्ड, देखो ऐसे समझ लो आप कि भैया एक स्कूटी है, ठीक है, अब उसका कोई करता धरता नहीं है, अभी वो ऑफिस में खड़ी है जहां पे सेल हो रही है, तो वो तो अनरजिस्टर्ड स्कूटी कहलाती है ना। तो अनरजिस्टर्ड स्कूटी तो आप जाओ मैं जाऊं, मान लो वहां पे 5 ग्राहक खरीदने वाले खड़े हैं, तो 5 में से जो उसे पैसे पहले देगा वो उसको दे देगा, मानते हो? तो यानी जब 5 जने खड़े हैं तो उस रजिस्टर के तो पांचों ही मालिक हैं अभी उस स्कूटी के फिलहाल तो, जब तक कि, लेकिन जैसे ही वो स्कूटी आपको बेच देगा तो स्कूटी किसके नाम पे हो गई, आरसी बन गई ना। आरसी का मतलब क्या होता है बेटा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब वो रजिस्टर हो गई आपके नाम पे, तो क्या आप उसे बेच दोगे? या कोई आपकी परमिशन के बिना उसे बेच सकता है? नहीं बेच सकता। आपको उसे क्या कराना पड़ेगा बेटा, फिर ट्रांसफर कराना पड़ेगा। तो बेसिक सा जैसे उसमें डिफरेंस है, सेम यहाँ पे डिफरेंस आता है कि रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, मस्ट होता है। अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो वो रजिस्टर्ड ही होनी चाहिए। पहली बात तो कंपनी बड़ी बनेगी ही नहीं जब तक आप उसे रजिस्टर कराओगे नहीं, बहुत सारे नॉर्म कंडीशंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका आता है इसके अंदर कन्वर्टेबिलिटी के बेस पे। एक आएंगे बेटा आपके कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, और एक आएंगे नॉन कन्वर्टेबल। अब देखो कन्वर्टेबल भी आपको समझ आता है टर्म, सर जिसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अनकन्वर्टेबल मतलब जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन सर कन्वर्ट कर किस में सकते हैं बेटा, जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं इसको आप कभी भी शेयर्स के अंदर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब मैंने डिबेंचर इशू करे और मैंने क्या करा, कंपनी ने जो डिबेंचर्स, मैं पैसा दे रहा हूं, कंपनी कहती है जी हम आपको ना उसके बदले में डिबेंचर इशू कर देते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि भैया आप ये बताओ आप कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करोगे या नॉन कन्वर्टेबल करोगे? कंपनी कहती है हम नॉन कन्वर्टेबल करेंगे। मैं कहता हूं सर नहीं, मेरे को आप एक काम करो, मेरे को ना आप नॉन कन्वर्टेबल की जगह कौन से कर दो, कन्वर्टेबल कर दो। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, मैंने उसे 10 लाख रुपए दे रखे थे, अब मेरे को बाद में लगता है ये कंपनी तो बहुत अच्छी निकल गई, बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है और इसके शेयर की वैल्यू दिन पे दिन 2 4 10 गुना बढ़ती चली जा रही है। तो मैं कंपनी को कहूंगा भैया मेरे डिवेंचर कन्वर्टेबल थे, आप इसको किस में कन्वर्ट कर दो, अब शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। मान लो कंपनी मेरे को 10% का आरओआई दे रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन भैया वो तो हर साल 2 गुना 10 गुना 5 गुना बढ़ रही है कंपनी। तो मैं क्या करूंगा, उस टाइम पे प्रोविजन लगा सकता हूँ कि सर मेरे डिवेंचर जो थे वो कन्वर्टेबल थे, तो मैं अपने डिवेंचर्स को किस में कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे शेयर्स में कन्वर्ट कराना चाहता हूँ, उसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और नॉन कन्वर्टेबल आप समझ ही रहे होगे, कांट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। ठीक है, इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं, या तो आप सारे के सारे डिबेंचर्स भी कर सकते हो या आप पार्शली भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका जितना का जितना आप सारे के सारे शेयर्स बनवाओ, आप उसमें से कुछ शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ डिबेंचर्स भी रख सकते हो।
उसके बाद बेटा आते हैं हम अपने टॉपिक पे। अब यहाँ पे समझना स्टार्ट करना जो जो मैं बता रहा हूँ। चैप्टर क्या है हमारा? ये इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो बेटा ये जो इशू ऑफ डिवेंचर्स है ये भी बिल्कुल सेम दो मेथड से इशू किया जाता है। एक होता है बेटा हमारा लमसम मेथड, जो कि शेयर्स में भी पढ़ा था, और एक होता है बेटा हमारा कौन सा? इंस्टॉलमेंट मेथड। अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि लमसम मेथड में कैसे होगा। कंपनी इशूड 1000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अभी मैंने आपको डिबेंचर की डेफिनेशन में क्या लिखवाया था बेटा? डिबेंचर किसी भी जो आप लोन अमाउंट लेते हो उसके बदले में एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होते हैं, और क्या होता है उसके साथ साथ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये जो आपका 10% लिखा हुआ है ये क्या मेंशन है उसका? कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो डिबेंचर्स इशू हुए हैं। किसी के आगे आपको क्वेश्चन में 9% मिलेगा, किसी के आगे 6% मिलेगा, तो ये ROI होता है बेसिकली आपका, ठीक है। अब अगर मेरे को इसकी एंट्री करनी है, शेयर जब इशू करते थे लमसम में, पहली एंट्री क्या होती है बेटा उसकी? बोलो। ठीक है जी। अब देखो जो आपने बोला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, क्योंकि वो शेयर वाला चैप्टर था तो वहां पे क्या यूज करते थे? शेयर्स। ये डिबेंचर वाला चैप्टर है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 1000 डिबेंचर्स 10 रुपए के हिसाब से कितने के हो गए बेटा यहाँ पे? ये 10,000 रुपए के। अगली एंट्री क्या होती थी कि ये जो पैसा आता था हम कहां पे ट्रांसफर करते थे? शेयर कैपिटल में। यहाँ पे भी बेटा क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट तो नहीं है, यहाँ पे कौन सा अकाउंट होगा? डिबेंचर अकाउंट होगा। तो अब अगली एंट्री जो बच्चे आप करोगे यहाँ पे क्या करोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अकाउंट। सेम है बिल्कुल, ठीक है। सिर्फ क्या चेंज हुआ? शेयर्स की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? देखो चेंज क्या हो रहा है वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। दो चेंज होंगे इसमें। क्या सर? जहां जहां पे शेयर वर्ड यूज होता है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? और जहां जहां पे वर्ड यूज होता है शेयर, वो हो जाएगा परसेंटेज डिबेंचर के साथ। समझ आ गया? ठीक है। अब ये हो गया आपका लमसम वाला मेथड। अब अगला मेथड कौन सा था हमारा बेटा? EMI वाला, इंस्टॉलमेंट। अब इसके अंदर मानते हैं कि 1000 डिबेंचर्स थे, 10 रुपए के थे, 3 रुपए मंगाए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए मंगाए, 3 ही मंगा लिए अलॉटमेंट पे, और 4 रुपए मंगा लिए फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। देखिए अब पहली एंट्री क्या करते थे बेटा? सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने क्या बताया कि जहां पे शेयर वर्ड है वहां पे क्या लग जाएगा? डिबेंचर। तो सर एंट्री बनती है हमारी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड 1000 शेयर्स है, सॉरी डिबेंचर्स है, 3 रुपए की एप्लीकेशन का अमाउंट है। तो यहाँ पे कितने आ गए सर? ये 3000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 3000। अगली एंट्री है बेटा हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, सॉरी डिबेंचर एप्लीकेशन होगा सिर्फ, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। क्या बताया मैंने? कहां ट्रांसफर होंगे? मान लो 10% डिबेंचर है तो 10% डिबेंचर अकाउंट 3000 3000। क्लियर?
अब नेक्स्ट एंट्री किसकी होती है सर यहाँ पे, अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो सर जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री बनेगी मेरी अब यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। सर 1000 डिबेंचर्स 3 रुपए के कितने हो गए सर यहाँ पे, टू 10%। अगली एंट्री क्या होती है सर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 3000। उसके बाद क्या आता है बेटा हमारा फर्स्ट कॉल। तो एंट्री क्या होगी अब हमारी, डिबेंचर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अकाउंट 4000। और अगली एंट्री क्या है फिर से, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर फर्स्ट और फाइनल कॉल 4000। इजी है अभी तक, सारा सेम ही चल रहा है, सिर्फ नाम चेंज होते रहेंगे जैसे मैंने आपको कहा था। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करेंगे सब। बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स हमारा चैप्टर चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने इसमें करा था सिंपल टाइप के क्वेश्चंस, यानी एंट्री कैसे होती है इशू की, एट पार और एट प्रीमियम वाली। अब जो आपका डिबेंचर है बेटा, ये डिस्काउंट पे भी होता है इशू। ठीक है, तो आज वाली क्लास में हम देखेंगे कि डिस्काउंट की एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो एट क्वेश्चन देख रहा हूं यहां पे, देखिए एक बार, कहता है 8000 9% डिबेंचर्स 100 रुपीज ईच 10% डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वाज रिसीव फॉर 9000 शेयर्स। हमारे पास एप्लीकेशन जो आई है वो कितने शेयर्स के लिए आई है, 9000 शेयर्स के लिए। डिबेंचर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द प्रो राटा बेसिस, एक्सेस जो है वो रिफंड कर दिया गया है। ठीक है, अब बेसिकली देखो बेटा, एंट्री यहाँ पे समझो, बैंक अकाउंट, बेटा ध्यान से देखना आप जरा एंट्री को, बैंक अकाउंट डेबिटेड। भाई हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई है, 9000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पहले 9000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए का था, 10% का डिस्काउंट था, तो 100 रुपए पे 10% हो गया 10 रुपए, कितने बचे 90 रुपए। यानी मेरे पास पैसे जो आए वो कितने रुपए के हिसाब से आए बेटा, 90 रुपए के हिसाब से। 9 9 जा कितना हो गया आपका 81, 1 2 3 4, 8,10,000। टू अमाउंट आया किसका है ये, शेयर, सॉरी टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि लमसम मेथड है हमारा, 8,10,000। समझ आएगा नहीं, समझ लो यहाँ पे पहले। ठीक है, 8,10,000। अब बेटा जब हम अगली एंट्री करेंगे तो सेम रूल चलेगा जो हमारा शेयर वाले चैप्टर में चलता था, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। बिल्कुल इक्वेशन को ना हमें बैलेंस करना होता है, बहुत इजी होता है, किसी भी क्वेश्चन को उठा लो। ठीक है, बहुत इजी है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो गया, शेयर कैपिटल, अगली एंट्री क्या होती है, वहां हम किस में ट्रांसफर करते थे, शेयर कैपिटल में। कल आपको क्या समझाया था, यहाँ किस में ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर अकाउंट में। एक रूल और बताया था शेयर कैपिटल का, क्या कि हमेशा वहां पे ओरिजिनल वैल्यू जाती है, क्या जाती है हमेशा वहां पे। तो अगर मैं आपसे बात करूं डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, 9%। भैया अब
एक्चुअल में डिबेंचर्स कितने देने हैं मेरे को? 9,000 एप्लीकेशन आई है, देने कितने थे लेकिन? चलो जी, तो हमने यहां लिख दिया 8,000। ठीक है, ये 90 रुपए की तो आफ्टर डिस्काउंट है ना, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है बेटा? मैंने क्या बोला, इसमें हमेशा क्या आएगा? सारा का सारा एक्चुअल आएगा। तो यहाँ पे कितने आ गए बेटा आपके पास? 100 रुपए। कितने हो गए बेटा ये आपके? कितने हो गए बच्चे यहाँ पे? ये 8 लाख रुपए हो गए। अब वो कहता है कि 1,000 जो डिबेंचर्स हैं उसके ऊपर मैंने पैसा क्या कर दिया? यहाँ पे रिफंड कर दिया। क्या कर दिया? तो 2 जब रिफंड करते हैं तो बैंक से पैसा क्या जाएगा वापस? कितने रुपए के हिसाब से आया था आपके पास? तो आपने बेटा 90,000 रुपए क्या कर दिए? यहाँ पे वापस कर दिए। कितने कर दिए? 90,000 रुपए। अब यहाँ पे ही आपका क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, आप इसे बैलेंस तो कर सकते हो भाई डेबिट क्रेडिट को। टोटल कितना है यहाँ पे? ये 8,90,000। यहाँ पे कितना है डिफरेंस? कितने का बचा? वो डिफरेंस आपका डिस्काउंट है जो आपने दिया है। कैसे निकलेगा? यहाँ पे आप लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब देखो कैसे निकला ये डिस्काउंट। भाई नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं सर? 8,000। फिर 9,000 तो एप्लीकेशन आई है ना, लेकिन वहां पे क्या जाता है? जितना हमने अलॉट किया है। अलॉट कितना किया? 8,000। उस पर डिस्काउंट कितने रुपए का है? 10 रुपए का। मल्टीप्लाई कर दो जी 10 रुपए से। ऑटोमेटिकली इक्वेशन पूरी हो गई नहीं हो गई? सेम अमाउंट आ गया दोनों जगह बैठ के। तो इक्वेशन बैलेंस्ड होती है बेटा इन चैप्टर्स के अंदर, दिमाग लगा के। ठीक है, कि ये नहीं है कि डिस्काउंट आ गया तो प्रीमियम में भी क्या करते थे? प्रीमियम में क्रेडिट कर देते थे जो एक्स्ट्रा होता था। इसमें क्या कर देंगे? डेबिट। रीजन है क्योंकि सर जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो इट इज एक्सपेंस और लॉस फॉर अस। तो हमारे लिए लॉस या एक्सपेंस है। अभी रूल बताया था इकोनॉमिक्स की क्लास में, क्या? डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। प्रीमियम पे देते थे तो मेरी इनकम थी, इसलिए वो क्रेडिट होता था। डिस्काउंट पे दे रहा हूं तो मेरा एक्सपेंस या लॉस है, इसलिए क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है। समझ आ गया यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? कैसे बैलेंस करनी है इक्वेशन? क्लियर है भाई सबको? क्वेश्चन लिखिए। इस तरीके से करेंगे, सेम चलेगा इशू ऑफ शेयर्स की तरह। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा आपका इसके अंदर। देखिए उसमें बोला हुआ है, कहते हैं कि जॉय लिमिटेड कंपनी बॉट अ बिल्डिंग फॉर 9 लाख एंड द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशूइंग अ 10% डिबेंचर ऑफ अ नॉमिनल फेस वैल्यू 100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसमें हुआ क्या? भैया मैंने 9 लाख रुपए की एक असेट्स परचेज करी है। किसने परचेज करी है? जॉय लिमिटेड ने परचेज करी है। तो जिससे परचेज करी है उसका नाम तो नहीं दिया हुआ ना यहाँ पे हमें। ठीक है, हम जब असेट्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर पे कर रहे हैं, नहीं तो उस बंदे का नाम जिससे हमने खरीदा है। तो अब हमने सर बिल्डिंग खरीदी है तो मेरी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू, जिससे हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? वेंडर। कितने की बिल्डिंग खरीदी है सर? 9 लाख रुपए की। यहां तक समझ आ गया? अब बेटा इस वेंडर को पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। अब पेमेंट लेकिन मैंने इसे कैश या किसी चीज में ना करके क्या करी? डिबेंचर्स के रूप में करी। मैंने इसको डिबेंचर इशू कर दिए। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ। उसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू। परचेज कंसिडरेशन कितनी है बेटा? मैंने कितने के खरीदे? 9 लाख के। कितने के खरीदे? ठीक। इशू कितने में कर रहा हूं सर? 100 रुपए का था, 10% डिस्काउंट पे, यानी कि कितने में इशू कर रहा हूं मैं उसको? 90 रुपए में। तो यहां इशू प्राइस कितना आ गया? 90। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ गए बेटा यहाँ पे? अब अगली एंट्री में वेंडर को पे करना है तो एंट्री करूंगा वेंडर डेबिट 9 लाख टू, कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं ये? 10% डिबेंचर्स। ठीक है, लेकिन जो डिबेंचर अकाउंट है इसमें क्या आना है सर? ओरिजिनल वैल्यू आनी है। तो सर ओरिजिनल वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो भैया वो वैल्यू कितनी आएगी? 10,000 डिबेंचर्स हैं
और कितने रुपए के हैं वो, 100 रुपए के। तो सर कितना आ गया यहाँ पे, 10 लाख। अब डिफरेंस कितने का बचा, 1 लाख का। वो 1 लाख क्या है आपका, डिस्काउंट है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, कैसे भैया, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, इनटू में प्राइस कितना है डिस्काउंट का, 10 रुपए। ठीक है, कितना बच गया बेटा यहाँ पे, 1 लाख। समझ आ गया, ये सेम वही क्वेश्चन है, बस क्या हो गया, वेंडर को पे कर रहे हो अब आप अमाउंट यहाँ पे। क्लियर है ये सबको, क्लियर है भाई सबको, पक्का। चलिए क्वेश्चन लिखिए फिर। इसके बाद बेटा आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप। इसमें ना प्रीमियम पे कर रहा है ये, अब इसका क्या चेंज आएगा वो देखते हैं हम। यहाँ पे बोला हुआ है कि बी लिमिटेड इशूड 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% टू द वेंडर फॉर अ परचेज ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 6 लाख। 6 लाख रुपए का आपने प्लांट खरीदा, तो आपकी सबसे पहली एंट्री होगी बेटा यहाँ पे, प्लांट अकाउंट डेबिटेड 6 लाख टू वेंडर 6 लाख। बेटा ये एंट्री करने के बाद हमें ये देखना है कि हमें वेंडर को पेमेंट करनी है, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। पहले हम यहां लिखेंगे वेंडर डेबिटेड 6 लाख। यहां पे आप निकालिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स, सेम फॉर्मूला, परचेज कंसिडरेशन कितना है अपॉन में, आपने 100 रुपए के 20% पे इशू करें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अब यहाँ पे, समझ आ गया ये कहां से आया 120, रुद्र भैया 100 रुपए का डिबेंचर है, 20% का प्रीमियम है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 1 12, 12 5 60। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ गए आपके, 5000 आ गए। कितने आ गए बच्चे यहाँ पे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे 9% डिबेंचर्स, पढ़ लो, 5000 डिबेंचर्स हो गए बेटा। और अभी आपको बता के चुका हूं कि डिबेंचर अकाउंट में हमेशा क्या आती है, ओरिजिनल वैल्यू। तो 100 रुपए के हिसाब से ये कितने के हो गए, 5 लाख के। अब डिफरेंस कहां पे बच रहा है बेटा आपका, क्रेडिट साइड में। क्यों बच रहा है, क्योंकि ये प्रीमियम है। तो अब आप यहां पे लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ, कैसे भाई, 5000 ही रहेंगे ना डिबेंचर्स, तो बेटा नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं उसके ऊपर, 20 रुपए। 20 रुपए का था प्रीमियम, कितना आ गया बेटा ये, 1 लाख। तो ना आपको इक्वेशन बैलेंस करनी आनी चाहिए बस, ये तो अपने आप क्वेश्चन होते चले जाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका, जब आप बैलेंस करना सीख जाओगे इस अमाउंट को। क्लियर है ये एंट्री अब सबको, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए।